हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको अच्छी तरह से विदित है कि हम अपना जो विषय है पॉलिटी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम भारत का एकीकरण के बारे में। आपका ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए मैंने इसको सबसे इसकी जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले इसका लिख दिया है ताकि आपका कम से कम समय जाया हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का एकीकरण। तो विशेष बात यह है कि भारत एकीकरण की बात है तो भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत आज़ाद हुआ था आपके 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय जो कुल जो रियासतें थी वो थी आपके 562 और उसमें से जो प्रमुख रियासतें थी उनका बंटवारा किया गया था। तत्कालीन समय में जब भारत का एकीकरण की बात आई थी उस समय भारत में 3 प्रकार की स्थितियाँ थी। कैसी स्थितियाँ थी? 3 प्रकार की स्थितियाँ कैसे? नंबर 1, भारत में विलय। रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, भारत में विलय। नंबर 2, पाकिस्तान में विलय। पाकिस्तान विलय। और तीसरा था स्वतंत्र अस्तित्व। स्वतंत्र अस्तित्व। इसको राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो हम राजस्थान में भी देख सकते हैं कि तत्कालीन समय में 4 रियासतें थी जो अपने जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। लेकिन भारत में विलय जब हुआ तब टोटल जो रियासतें थी उनमें से 552 रियासतें जो थी वो भारत में विलय हो गई थी। कितनी वाले विलय हो गई थी? भारत में 552। पाकिस्तान में गई आपके 13। और जो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली थी वो तत्कालीन समय में थी आपके 3। कितनी थी? 3। और 3 वो थी इसमें से, यानी कि टोटल 549 रियासतों का भारत में विलय हो गया। पीछे बची 3 रियासतें वो रखना चाहती थी स्वतंत्र अस्तित्व। या तो वो ये चाहते थे कि या तो हम स्वतंत्र रहें या हम भारत में ना मिले। वो 3 रियासतें कौन सी थी? वो 3 रियासतें थी आपके कश्मीर, नंबर 2 पर था आपके जूनागढ़। जूनागढ़ वर्तमान इसमें है, गुजरात में है। तीसरा है हैदराबाद। कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद किसकी राजधानी है बिना गूगल का प्रयोग किए। ठीक है, तो कश्मीर। ये 2 रियासत थी। ये तो थी आपके ऐसी रियासत थी जो थी सीमावर्ती, यानी कि जिनकी जो पाकिस्तान के साथ जो सर्वाधिक नज़दीक जो सीमा बना रही थी वो यही थी। और ये दोनों रियासतें चाहते थे कि इनका विलय जो हो वो पाकिस्तान में हो। और हैदराबाद रियासत चाहती थी कि उसका जो अस्तित्व है वो किसी भी प्रकार का उसके अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। जो तत्कालीन समय था उस समय 3 जो इनकी उस सम्मुख परिस्थितियाँ थी रियासतों के सम्मुख। पहली थी भारत में विलय, दूसरी थी पाकिस्तान में विलय, तीसरी थी स्वतंत्र अस्तित्व। अब स्वतंत्र अस्तित्व जब भारत आज़ाद हुआ तब तत्कालीन समय में 4 जो वर्ग थे उन वर्गों में भारत को बांटा गया था। अब भारत विभाजन 4 वर्ग में। भारत विभाजन या जो भारत की जो प्रशासन प्रणाली थी, जो भारत का जो भूभाग था उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। भारत विभाजन 4 भाग में। कितने भाग थे? 4 भाग। नंबर 1, ऐसा भाग जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन था। ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण या ब्रिटिश सरकार के अधीन। ठीक है। दूसरा था आपके जो थी वो थी रियासतें। ठीक है, रियासतें जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का जो था वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण था और यानी कि यहाँ पर राजा होता था। उसके बाद आपके था तीसरा जो था वो थे जो राज्य थे तत्कालीन समय में जो राज्य थे। और चौथी जो स्थिति थी वो थी आपके केंद्र शासित प्रदेश। भारत में उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश? चौथा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। भारत में जो भारत के 4 प्रकार की प्रणाली थी। एक तो थी ब्रिटिश सरकार के अधीन, जो रियासतें जो या जो भूभाग था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अधीन था, वो थे। दूसरी थी रियासतें। रियासतों के जो प्रमुख थे वो थे या तो थे राजा या थे सामंत, जो ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से अधीन थे, यानी कि डायरेक्ट अधीन नहीं थे, वो इनडायरेक्ट अधीन थे। और तीसरी जो स्थिति थी वो थी राज्य। और चौथे तो जो थे वो थे केंद्र शासित प्रदेश। अब ये जो 4 परिस्थितियां हैं इनको अब बारी आती है एकीकरण की। तो ये थे तत्कालीन समय में भारत में विभाजन में जब भारत का जो एकीकरण हो रहा था उस समय 4 परिस्थितियां थी।
ठीक है। और विलय से संबंधित 3 गतिविधियाँ थी या 3 जो प्रमुख बातें थी वो थी, पहली थी कि भारत में विलय 552 रियासतों में से 549 ने विलय कर लिया, बची 13 रियासतें जो पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली 3 रियासतें थी जो चाहते थे कि हम या तो स्वतंत्र रहे और या हमारा विलय किसी में भी नहीं हो, वो था कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि भाई कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, जूनागढ़ का कैसे हुआ और हैदराबाद का कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कश्मीर से। कहाँ किसकी बात करते हैं अपन बात करते हैं कश्मीर की। तो अक्टूबर 1947 कबाली आक्रमण। कौन सा आक्रमण? कबाली आक्रमण। शासक था आपके हरि सिंह। कौन शासक था? हरि सिंह। और भारत में विलय। भारत में विलय अक्टूबर 1947 विशेष डेट थी 26 अक्टूबर, जिसे विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस रूप में मनाया जाता है? विलय दिवस। 26 अक्टूबर 1947 को जो कबाली जो थे, कबाली कौन थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ने आज़ाद होते ही सबसे पहले घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, जो अभी तक कंटिन्यू है। तो इन्होंने कबाली जो थे इन्होंने आक्रमण कर दिया था। जब आक्रमण किया तब तत्कालीन शासक था आपके हरि सिंह। कौन शासक था? हरि सिंह। हरि सिंह ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि भारत सरकार, मैं तो धूड़ खा ली हूँ, अब प्लीज़ सेव मी, अब आप मुझे बचाओ। तब भारत ने एक जो प्रमुख बात ये कही थी कि अगर आपको भारत में मिलना है तो या आपको भारत की सहायता चाहिए तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। इन्होंने कहा जो कहो हुकुम, जो आप कहो वो स्वीकार। इन्होंने कहा दिया कि भारत में विलय करेंगे। जैसे ही भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, और कबालियों को भारत सरकार ने, भारत की जो सेना थी उसने वहाँ से भगा दिया। और जब उनको भगा दिया तब इसका भारत में विलय हुआ। इस दिवस को यादगार दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बारी आती है आपके जूनागढ़ की। फरवरी 1948 में किसकी बारी आती है? जूनागढ़ की। जूनागढ़ में आपको करवाया गया जनमत संग्रह। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ जानते हो आप? जनमत संग्रह का अर्थ ये होता है कि वहाँ की जो जनता थी उसको प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल किया गया और वोटिंग करवाई गई कि भाई आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो या भारत में। तो वहाँ की जो अधिकतर जो जनसंख्या थी, लगभग 80% जनसंख्या ने भारत के पक्ष में मत दिया कि हमें भारत में ही रहना है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। तो जो रियासत थी जूनागढ़, जो रियासत थी वर्तमान में गुजरात का एक भाग है जूनागढ़, गिर गुजरात वाला क्षेत्र, और जिसका जन्म संग्रह के द्वारा भारत में विलय हो गया। उसके बाद बारी आती है आपकी नवंबर 1948, रियासत बचती हैदराबाद। कौन सी रियासत? हैदराबाद। हैदराबाद का विलय हुआ आपके कब? नवंबर 1948 को। नवंबर 1948 में यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हुआ था पुलिस कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई? पुलिस कार्यवाही। एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। नवंबर 1948 में हैदराबाद के साथ जब बातचीत में जब सारे हथकंडे बेकार हो गए थे, साम दाम दंड भेद, ठीक है, तो जब हथकंडे खत्म हो गए तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने रास्ता अपने दंड का और की पुलिस कार्रवाई। पुलिस को कहा कि आप अटैक करो और आप इस रियासत पर कब्जा कर लो और कब्जा करके भारत सरकार के दिन बना दो। तो उस ऑपरेशन का नाम था पोलो। क्या नाम था ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन का नाम था पोलो। और पुलिस कार्रवाई की गई और पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया गया। उसके बाद बारी आती है कि भाई जो ये तो आज़ादी हुई आपके किससे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से पहले जो आए थे ना, वो आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी आए। उससे पहले आए थे पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में आगमन तो पुर्तगाल का ही हुआ था, पुर्तगाल निवासी का ही हुआ था, वास्को डी गामा। हाँ, जो पुर्तगाल का जो निवासी था वही आया था। और जो पुर्तगाली थे वो आए थे मसालों की खोज में, वो फिर यहीं रह गए। उनको देख कर आए आपके फ्रांसीसियों को देख कर आए आपके अंग्रेजों ने देखा कि पोल अच्छी है तो उन्होंने यहाँ पर कर लिया शासन की स्थापना। उसके बाद आपके जब ये 1954 में फ्रांसीसी जो थे उनके फ्रांसीसियों के कब्जे से आज़ाद करवाया गया था चंद्रनगर माहे यनम कारेकल। किसे? चंद्रनगर यनम माहे कारेकल। चंद्रनगर माहे यनम करेकल और
पुडुचेरी को। ये जो थे ये फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। कौन कौन से क्षेत्र थे फ्रांसीसियों के कब्जे में? वो थे आपके चंद्रनगर, माहे, यनम, करेकल और पुडुचेरी। ये जो चंद्रनगर पड़ता है ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और माहे, यनम, करेकल और पुडुचेरी ये पड़ते हैं आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में, जिनको बाद में इसका दर्जा दिया गया था आपके केंद्र शासित प्रदेश का। उसके बाद जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था आपके गोवा को। आप जिस गोवा को देख रहे हो ना, उस गोवा में आपको सबसे ज़्यादा ये पुर्तगाली मिलेंगे, चाहे रेस्टोरेंट में देख लो, चाहे आप वहाँ पर जो कैंपेन वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा पुर्तगाली देखने को मिलेंगे। पुर्तगाली इसलिए क्योंकि पुर्तगाली जो आज़ाद करवाया था 1961 में, पुर्तगाली चले तो गए थे लेकिन कुछ पुर्तगाली जो थे वो यहीं रह गए। फिर उन्होंने शादियाँ वगैरह की और उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती गई, और उनका अधिकार था तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्वाधिक कब्जा उन्हीं का होगा। तो इस समय आज़ाद करवाया गया था, पुर्तगाली से आपको करवाया गया था गोवा, दमन व दीव को। किसे आज़ाद करवाया गया? पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया 1961 में आपके गोवा, दमन और दीव को। उसके बाद बारी आती है आपके 10वां संविधान संशोधन 1961। अब मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी भारतीय से जो बाहरी क्षेत्र था उसको भारत में मिलाया जाएगा, और भारत में मिलाए जाने के लिए जो है वो विशेष रूप से साधारण बहुमत की आवश्यकता थी। मैंने बताया था अगर साधारण बहुमत है लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सुधार हो रहा है, और ये सुधार ही आपके कहलाता है संविधान में संशोधन। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ था, इस समय सबसे जो पहला संविधान संशोधन देखते हैं वो है 10वां संविधान संशोधन 1961 में, और इस संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ा गया था दादर एवं नगर हवेली का भारत में विलय। डी एंड एन लिख दूँ तो भी आप समझ जाओगे। दादर एंड नागर हवेली भारत विलय, भारत विलय और यूटी दर्जा, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। जो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, उसमें दादर एंड नगर हवेली का भारत में विलय किया गया, और दादर एंड नगर हवेली को भारत में विलय कर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है वो स्थापित कर दिया गया कि भाई ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कोई ना तो किसी भी प्रकार का कोई राज्य है, ना ब्रिटिश सरकार के अधीन है, और ना ही किसी प्रकार से ये रियासत है। ये सीधी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ब्रिटिश जो इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, उसी का इस पर डायरेक्ट कब्जा होगा। उसके बाद बारी आता है आपके 12वें संविधान संशोधन की। तो इसके दौरान आपके जो है ना वो किया गया था दादर एंड नगर हवेली तो हो गई थी आपके 10वें संविधान संशोधन में। अब बारी आती है आपकी गोवा और डी एंड डी, कौन? दमन एंड दीव, और इसे भी आपके बनाया गया यूटी केंद्र शासित प्रदेश। अब 10वें संविधान संशोधन 1961 दादर एंड नगर हवेली को भारत में विलय कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद बारी आती है आपके 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा का विलय कर दिया गया, गोवा का विलय और दादर एंड नगर हवेली का भारत में विलय कर इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, गोवा है ना उस समय तत्कालीन समय में एक केंद्र शासित प्रदेश था, ना कि वर्तमान का राज्य। उस समय क्या था? उस समय आपके था ये गोवा था केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद बारी आती है आपके 1962 में 14वां संविधान संशोधन। इसमें जो ये क्षेत्र थे ना वो थे कौन से क्षेत्र? ये अगर इसे मैं ये जो थे आपके माहे, उसके बाद आपके आता है यनम, उसके बाद आता है आपके करेकल, और उसके बाद आता है आपके पुडुचेरी। इन्हें भी बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और चंद्रनगर जो था उसको दे दिया आपके पश्चिम बंगाल को। किसे दे दिया? पश्चिम बंगाल को दे दिया। किस संविधान संशोधन के साथ यह हुआ था? 14वां संविधान संशोधन 1962, जिसके तहत माहे, यनम, करेकल और पुडुचेरी को तो बनाया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश, और जो चंद्रनगर क्षेत्र था उसको दिया गया आपको, किसको? पश्चिम बंगाल को दे दिया गया कि भाई अब ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अधीन रहेगा। उसके बाद बारी आती है आपकी 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 में ये आपको एकदम अच्छी तरह से विद क्वालिटी के साथ बता चुका हूँ। 35वां जो संविधान संशोधन 1974 में हुआ था उसके तहत 2 प्रावधान किए गए। प्रावधान 1 अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, ठीक है, और उसके अलावा आपकी अनुसूची जोड़ी गई 10वीं अनुसूची 10वीं, और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, सिक्किम हेतु विशेष प्रावधान क्या किया गया था? सिक्किम हेतु विशेष प्रावधान, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन होता है आपके 1974 में, जिसके तहत जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो जोड़ा गया था आपके अनुच्छेद 2A, और अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। उसके साथ आपके जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची,
जिसका जो जिक्र किया गया वो आपको किया गया 35 और संविधान संशोधन 1974 में। अब जो विशेष प्रावधान किए गए थे, तो वो विशेष प्रावधान किए गए थे, ये कौन से विशेष प्रावधान किए गए थे, तो ये विशेष प्रावधान किए गए थे। विशेष प्रावधान क्या कि जो सिक्किम का जो धर्मगुरु होगा, जो सिक्किम का कौन होगा, सिक्किम का धर्मगुरु, सिक्किम के धर्मगुरु को दिया जाएगा संवैधानिक मान्यता। यह कहा गया कि भाई जो सिक्किम का जो धर्मगुरु है उसको आपके दी जाएगी संविधान में मान्यता दी जाएगी। कैसी मान्यता दी जाएगी, संविधान में उसे उसका संवैधानिक उल्लेख किया जाएगा। जो उत्तरदायी सरकार है, ये तो सिक्किम की मांग थी कि भाई जो सिक्किम का धर्मगुरु होगा उसको संवैधानिक मान्यता दी जाएगी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है दी जाएगी भाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन है, उत्तरदायी सरकार, उसकी स्थापना करनी है, तो क्या ठीक है, बिल्कुल उत्तरदायी शासन की सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। और विशेष बात यह है कि उत्तरदायी जो सरकार होगी वो भारत सरकार के नियंत्रण में होगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख प्रशासनिक रूप में जो प्रमुख अधिकारी या अधिकारी के रूप में जो कार्य करेगा वो आपका करेगा धर्मगुरु। और धर्मगुरु को संवैधानिक मान्यता देने के उल्लेख के बारे में सिक्किम ने जो अनुशंसा वो की थी। उसके बाद जो सिक्किम ने कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक सहयोग स्थापित करेंगे। कैसा सहयोग, राजनीतिक सहयोग। राजनीतिक सहयोग क्या होता है, तो राजनीतिक सहयोग वो होता है जिसमें आपके रक्षा है, जिसमें आपके संचार है, रक्षा हो गया, संचार हो गया, इन जो मामलों का जो उल्लेख किया गया वो किया जाता है आपके राजनीतिक सहयोग के तहत, जिसके तहत बाहरी आती है कि भाई आपके विशेष रूप से संचार है, संचार हो गया, रक्षा हो गया और विदेश मंत्रालय हो गया। रक्षा, संचार और विदेश मंत्रालय कौन कौन से, रक्षा, संचार और विदेश मंत्रालय ये होते हैं आपके राजनीतिक मुद्दों में जो राजनीतिक सहयोग उसके अंतर्गत आते हैं, जो भारत को दिए गए। कि जो सिक्किम का जो संचार होगा वो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। सिक्किम की जो रक्षा की जाएगी बाहरी आक्रमण से, जैसे जो तत्कालीन समय में जो वर्तमान में भी चीन अभी दुख ही दे रहा है, उससे रक्षा करना, और जितने भी विदेशी मामले हैं उनकी देखरेख भी भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें वापस जो भारत सरकार ने प्रावधान किया गया था वो किया गया था कि आपके जो सदस्य है उनका मनोनयन किया जाएगा। कहाँ पर, तो लोकसभा एंड राज्यसभा में 2-2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। भारत सरकार ने पहला प्रावधान किया कि लोकसभा और राज्यसभा में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ऐसे बना सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे। अगर जो भारत सरकार है उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा में 2-2 सदस्यों का सिक्किम से मनोनयन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होंगे, 2 ही सदस्य राज्यसभा में होंगे, चाहे वहाँ पर निर्वाचन की उस समय निर्वाचन वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए 2-2 सदस्यों के मनोनयन की बात की गई थी। उसके बाद आता है सिविल सेवा। क्या आता है, सिविल सेवा, यानी कि सिविल सेवा में जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा, जो भारत सरकार की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी जो सिविल परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है, भर्तियों की तैयारी कर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, उसमें उसके जो रूप में अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो सिक्किम के सदस्य, तो वो एक पेपर फाइट करके सिक्किम के सदस्य भी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद बात कही गई कि जो सिक्किम में स्थापना की जाएगी उच्च शिक्षण संस्थान की। कैसे शिक्षण संस्थान, उच्च यानी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन किससे संबंधित है, कॉलेज से है, कॉलेज है जिसमें अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनसे संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसके बाद जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी, जैसे जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जैसे 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक तो आपकी सामान्य शक्ति होती है, एक जो दूसरी होती है आपके केंद्र सरकार के पास शक्ति जो संघीय शक्ति के रूप में जानी जाती है। तीसरी बारी होती है अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती है जो विशेष रूप से वही निर्णय ले सकता है जो वहाँ का सर्वे सर्वा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित भारत सरकार ने फैसला ले लिया, तो उससे पहले आपको अवशिष्ट शक्ति जो है वो सिक्किम से आपको पूछताछ करनी होगी कि भाई हम इसका जो है वो प्रयोग करें कि नहीं करें। वो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई आपके सिक्किम को। ये थे आपके जो प्रमुख जो संविधान संशोधन हुए थे। उसके बाद बारी आती है आपके 36वें संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन के तहत 2A 10वीं अनुसूची को रद्द कर दिया। तो क्या किया, रद्द कर दिया, और अब सिक्किम बन गया भारत का सह राज्य।
उस समय था सिक्किम भारत का सह राज्य। अब जो सिक्किम बना है वो भारत का अंग बना है। सिक्किम भारत का अंग। अब किसी भी प्रकार का कोई सहायक राज्य, किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब ये सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य है और राज्य की तरह ही कार्य करेगा। उसके बाद बारी आती है राज्यों का पुनर्गठन। ये तो हो गया भारत का एकीकरण। हमने एक सूत्र में बांध तो दिया कि भाई हमने देखो जो सबसे पहले तो भारत में विलय कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान को जो देना है वो दे दिया, जो स्वतंत्र अस्तित्व थे उसको भारत में रख लिया, वो विशेष बात थी। आपके कश्मीर था, उसके बाद आपके जूनागढ़ था, उसके बाद आपके हैदराबाद था, उसको मिला लिया। फिर बारी आती है कि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से आज़ादी। फ्रांसीसी आज़ाद करवाया था चंद्रनगर, माहे, यनम, करैकल, पुडुचेरी को। उसके बाद पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था 1961 में गोवा, दमन, दीव को। फिर ये जो संविधान संशोधन है 10वां, 12, 14, 35, 36, इन संविधान संशोधन के तहत जो क्षेत्र भारत में जो शामिल करने थे उनको भारत में शामिल किया। जिसको राज्य का दर्जा देना था राज्य का दिया, जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। ये तो हुआ आपके भारत का एकीकरण। अब भारत का एकीकरण हो गया। भारत का एकीकरण हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी जो वर्तमान स्थिति है वही है, जो वर्तमान स्थिति है वो नहीं है। अब करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। कैसे? राजस्थान भारत में विलय तो कर लिया हमने, अब बारी आती है राज्यों का पुनर्गठन की। किसकी बारी आती है? राज्यों का पुनर्गठन। ये जो अपने जो पोर्शन जो चल रहा है ना वो उसी के तहत चला रहे हैं हम। जो भाग 1 है ना जिसमें भारत के राज्य है उसके संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है, उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं ताकि अपने ये जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए कि भाई भारत में कौन कौन से क्षेत्र कब मिले, क्या प्रक्रिया थी, किस प्रक्रिया के द्वारा मिले, कितना संघर्ष किया, किसने क्या संघर्ष किया, उसकी जानकारी हमें देगी। अब बारी आती है आपके राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन जैसे अपने जो राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान हमें दिख रहा है वो वर्तमान राजस्थान ऐसे नहीं था। उस राजस्थान को बनाने में भी जो समय है वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। कितना समय लगा था? राजस्थान का एकीकरण करने में हमें समय लगा था 8, 7, 14, 8, 7, 14। इतना समय तो हमें राजस्थान का एकीकरण करने में लग गया था। जो वर्तमान समय जो देख रहे हो आप, राजस्थान वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था आपके 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। तो ये तो पूरा भारत है जिसमें 562 जो रियासतें थी उनका जो विलय करना था। अब बारी आती है आपके राज्यों का पुनर्गठन का। किसकी बारी आती है? राज्यों के पुनर्गठन का। तो एक बात याद आ रही है मुझे कि ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना ही थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। उसके बाद आता है आपके राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वो सबसे पहले इसके लिए आपको कमेटी बिठाई जाती है। उस कमेटी का नाम है धर आयोग। कौन सा आयोग? नंबर 1 पर कमेटी बिठाई जाती है धर आयोग। कौन सा आयोग? धर आयोग। कब बना? 1953, 1953। धर आयोग। धर आयोग ने एक बात, सबसे जो प्रमुख बात की थी वो थी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। राज्यों की मांग क्या कर दी थी? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जो सर्वप्रथम जो खारिज की थी ना वो की थी आपके धर आयोग ने। कब? 1953 में। तो उसने क्या सिफारिश की? तो उसने सिफारिश की थी प्रशासन की। किसकी? प्रशासन की। नंबर 1 पर आता है आपके प्रशासन। प्रशासन के बाद आता है आपके वित्तीय प्रावधान या वित्तीय आत्मनिर्भरता। वित्तीय आत्मनिर्भरता। प्रशासन कैसे है कि प्रशासन आपके पास है ही नहीं। आपके पास एक तरफ तो आपके पास प्रशासन है और एक तरफ आपके पास प्रशासन नहीं है। अभी मैं आपको घटना बता रहा हूँ एक चेन्नई की। कब की घटना है? चेन्नई की 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, 8 अक्टूबर नहीं, 6 अक्टूबर 2024। उसके बाद बारी आती है आपके 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, वो 8 अक्टूबर 2024। अभी 6 अक्टूबर 2024 को ये जो अपने था
राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। इस दिन घोषणा की गई थी कि भाई 15 लाख लोगों को बुलाया जाएगा और 15 लाख लोगों के साथ इसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करवाया जाएगा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसमें? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हालांकि ये यहाँ पर भीड़ आ गई, 15 लाख की जो भीड़ बुलाई गई थी, जो 15 लाख की जो भीड़ इन्होंने सोची थी वो 15 लाख की भीड़ आ गई। लेकिन इस भीड़ का जो उद्देश्य था वो था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और इतनी संख्या में लोग आए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। अब नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, लेकिन यहाँ पर एक दुखांतिका हो गई। कैसी दुखांतिका हुई? एक विशेष प्रकार की दुखांतिका हो गई और इस दुखांतिका में 15 लाख की भीड़ थी। प्रशासन यहाँ पर पूरा था नहीं। अब जब प्रशासन नहीं था तो यहाँ पर ना तो थी आपके पानी की व्यवस्था, ये चिलचिलाती धूप, इस चिलचिलाती धूप में पानी की व्यवस्था नहीं होना और फिर प्रशासन का भी पूर्ण नहीं नियंत्रण नहीं होना। प्रशासन भी नहीं है और पानी भी नहीं है। इतनी गर्मी, इस गर्मी के अंदर लगभग देख लो आपके लगभग 90-100 लोग आसपास गंभीर रूप से जो है वो इस धूप का शिकार हो गए और बेहोश हो गए, जो अभी अस्पताल में भर्ती है। और 5 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये बात आती है आपके प्रशासन में कि भाई आपके पास प्रशासन नहीं है तो आप इतनी भीड़ क्यों बुला रहे हो। जब आप भीड़ नियंत्रण ही नहीं कर सकते हो, जब आप भीड़ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ते भी नहीं बना सकते हो, तो आपको भीड़ बुलाने का किसने कहा था? ठीक है, इस भीड़ में लगभग 5 लोग वर्तमान समय तक यही आंकड़े आ रहे हैं कि भाई 5 लोग मारे गए हैं और जो है लगभग 190 आसपास लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाए। तो ये बात है कि प्रशासन अगर आपके पास नहीं है और आपने उस क्षेत्र को आप राज्य बना रहे हो तो आपके पास प्रशासन नहीं है तो आप उस राज्य को बना के क्या हासिल कर लोगे। उसके बाद बारी आती है आपके वित्तीय प्रावधान की। किसकी बारी आती है? आपके वित्तीय प्रावधान की, वित्तीय जो आत्मनिर्भरता है उसकी। उसके बाद आती है आपके भौगोलिक समीपता। भौगोलिक समीपता ऐसे नहीं होगी, ये अपने इंडिया है, ठीक है, और ये राज्य कह रहा है कि यहाँ की भाषा सेम है, यहाँ की भाषा सेम है और यहाँ की भाषा सेम है, ना तो यहाँ पर प्रशासन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ना यहाँ पर वित्तीय आत्मनिर्भरता हो सकती है। वित्त आप यहाँ से प्राप्त करके यहाँ खर्च कर रहे हो और यहाँ से प्राप्त करके यहाँ खर्च कर रहे हो, यहाँ वाले यहाँ जा रहा है, यहाँ वाले यहाँ जा रहा है, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद भौगोलिक समीपता अनिवार्य, बीच में हजारों किलोमीटर का गैप पड़ा है, क्या प्रशासन मैनेज कर लोगे? ये स्थिति हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य। ना तो वो इधर से सही तरीके से संचालन कर पा रहे थे, ना इधर से कर पा रहे थे, इनके बीच गैप बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाया आपके इंदिरा गांधी ने और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नया राष्ट्र बना दिया। सेम वही परिस्थिति होती यहाँ पर भी कि कई प्रकार के राज्यों का निर्माण हो जाता। जब राज्यों का इतने सारे जब राज्य बन जाते हैं, जब इतने सारे एक यहाँ तो ये तीन क्षेत्रों का एक ही राज्य बना, इसीलिए वहाँ पर जो है वो स्थिति जो थी वो प्रतिकूल हो जाती। और उसके बाद चौथा आता है आपके विकास। क्या आता है? विकास। ना तो आप इन क्षेत्रों का एक साथ मिलाकर विकास कर सकते हो, ना आप इनमें वित्तीय आत्मनिर्भरता कर सकते हो, ना इनमें आप प्रशासन चला सकते हो, और ना इनकी भौगोलिक समीपता। ये जो सिफारिश की थी वो की थी आपकी 1948 में 1948 में जो बनी थी कमेटी। कौन सी कमेटी? 1948 में जो धर आयोग बना था उसने ये सिफारिश की थी। कौन सा आयोग? धर आयोग। कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को सबसे पहले अगर ये प्रश्न आया कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्यों की मांग को अस्वीकार किसने किया था, तो वो किया था आपके धर आयोग ने। उसके बाद कमेटी बैठी 1948 में और उसे 1948 में इस कमेटी को नाम दिया JVP समिति। इस समिति का कार्य था धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। समीक्षा कर तो आप जानते हो ना, रिव्यू, समीक्षा करना।
समीक्षाकरण। अब ये JVP कौन है? तो ये एक तो है आपके जवाहरलाल नेहरू, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल। तीसरे आपके पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और इन्होंने भी ये फैसला दिया कि जो भाषाई आधार पर है, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग अस्वीकार, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग अस्वीकार। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार किसने कर दिया वापस? तो JVP समिति ने। कब बनी? 1948 ईस्वी में। क्या निर्णय दिया गया? इसने निर्णय दिया गया कि भाई जो भाषाई आधार पर है उस प्रकार से किसी भी प्रकार के राज्य का गठन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? तो जो भाषाई आधार पर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसने किन जो बातों का समर्थन किया? वो किया था आपके प्रशासन, वित्तीय आत्मनिर्भरता, भौगोलिक समीपता और विकास को। ये होगी। उसके बाद बारी आती है आपकी 1953 की, 1953 की बारी आती है। 1953 में आज़ाद हुए, लगभग आप देख लो 6 साल हो गए। अब राज्यों का गठन होना है। उस समय परिस्थितियाँ बहुत भयानक हो गई। अब आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, जनता का दबाव पड़ रहा है। इस तरफ से राजनीतिक जो दल है वो दबाव दे रहे हैं, विपक्ष की जो पार्टियां है वो दबाव दे रही है। और 1953 में पोट्टामू श्री वल्लू, क्या नाम था उसका? उसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। एक तो ये अजीब से नाम है, पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामल्लू। इसने की थी आपके 65 दिन की भूख हड़ताल। कितने दिन की भूख हड़ताल की थी? आपके 65 डेज जो भूख हड़ताल की थी, 56 दिन की भूख हड़ताल की थी इसने, 56 दिन की भूख हड़ताल। कितने दिन की भूख हड़ताल की थी? तो 56 दिन की भूख हड़ताल। 56 दिन की भूख जो हड़ताल हुई थी तो उसमें ये भाई साहब निपट गए। 56 दिन की भूख हड़ताल के पास मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु होती है, अब भाई आपका जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, और वो कर रहा है आपके भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो आगे उसके जो सहयोगी थे वो आक्रामक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि भाई जो अपना जो नेतृत्व कर रहा था वो हमारे लिए अपने जो प्राण है वो न्यौछावर कर गया है, तो फिर हम क्यों बचे? फिर जो हुड़दंग हुआ, फिर जो जितने भी जो होने थे, हमले होने थे, या एक ऐसा मान लो कि तत्कालीन समय में सशस्त्र क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मान लिया कि सरकार ने मान लिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। और इसकी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर राज्य गठन, भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए बनाया गया 1953 में। 1953 में बनाया गया आपके एक आयोग बनाया गया था, वो था फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? तो फजल अली आयोग बनाया गया था। इसके जो सदस्य थे वो थे आपके KM पणिकर। कौन थे? KM पणिकर। एक तो ये जस्टिस जो थे फजल अली हो गए, दूसरे थे आपके KM मणिकर, और एक थे आपके इसमें हृदयनाथ कुंजरो। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरो। हृदयनाथ कुंजरो। इन्होंने जो ये निर्णय दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का जो प्रथम प्रावधान किसने किया था? तो वो किया था आपके फजल अली आयोग ने। और इसी आयोग की सिफारिश पर जो प्रथम जो राज्य बना था जो भाषाई आधार पर, वो बना था आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। और इसने जो पोट्टी श्री रामल्लू था उसने किस राज्य की मांग की थी, किस भाषा के आधार पर की थी? तो वो की थी इसने तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग की थी आंध्र प्रदेश। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किससे अलग होकर बना? तो वो बना आपके मद्रास से अलग होकर, मद्रास से अलग। और ये मद्रास क्या बना? तो ये मद्रास बना तमिलनाडु। क्या बना?
ये मद्रास बना आपके तमिलनाडु, जिसे वर्तमान में हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना आपके, प्रथम राज्य बना था आपके आंध्र प्रदेश। अब ये भाषाई आधार पर राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। अब जो फजल अली था, फजल अली आयोग ने जो प्रमुख जो दी थी, सिफारिशें दी थी, वो देखते हैं कि फजल अली आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। भाषाई आधार पर राज्य तो हमने एक राज्य तो बना दिया आंध्र प्रदेश, लेकिन जो फजल अली था उसने प्रमुख रूप से कुछ 5-6 जो टिप्पणियाँ की थी वो दी थी आपके कि भाई ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक काम होना चाहिए। फजल अली आयोग 1953 फजल अली आयोग सिफारिशें। भाषाई आधार तो हो गया आपके कि भाई अब भाषाई आधार पर आपने राज्य बना दो, बना दिया, आंध्र प्रदेश बन गया। उसके बाद इसने जो सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो थी आपने की थी संप्रभुता। कौन सी सिफारिश की थी, वो की थी आपके संप्रभुता और सुरक्षा। संप्रभुता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई ये जो भाषाई आधार पर राज्य बन गया और पाकिस्तान के साथ मिल गया, अंदर उसके अंदर कुछ भी जानकारी चल रही है और भारत की जो संप्रभुता है वो खतरे में है और जो है वो सुरक्षा है वो भी खतरे में है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसने कहा था 2 नंबर पे, भाषाई, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक, भाषाई, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक एकता बनी रहे। किस आधार पर, कि भाई चाहे भाषा हो, चाहे आपके सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे आपके संप्रदाय हो, जो एकता है वो निरंतर बनी रहनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की जो है वो छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ना तो सांप्रदायिक उल्लंघन होने चाहिए, ना किसी की संस्कृति पे आघात होना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की जो भाषाई स्थिति है उस पर आघात होना चाहिए। तीसरी बात आई आपके आर्थिक वित्तीय संसाधन। कैसे संसाधन? आर्थिक वित्तीय संसाधन एवं जो आपके आर्थिक विशेष जो संसाधन है और एवं प्रशासन अवरुद्ध ना हो, ना तो आपके आर्थिक वित्तीय जो संसाधन है वो अवरुद्ध होना चाहिए, ना आपके प्रशासन अवरुद्ध होना चाहिए। ठीक है, विशेष बात तो ये है। उसके बाद इन्होंने दी थी कि भाई जनता का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? एक तो जनता का कल्याण है, तो जो जनता का कल्याण, और जनता का कल्याण कैसे होगा? तो जनता का कल्याण होगा आयोजना से, प्लानिंग से। जनता का कल्याण आयोजना द्वारा हो। चौथा, जनता का कल्याण या जनता के कल्याण हेतु आयोजन। जो आप देख रहे हो ना, प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग आयोजन की स्थापना, और ये आयोजन कौन करेगा? तो ये आयोजन करेंगे केंद्र, राज्य और यूटी में। कहाँ पर? केंद्र जितने भी केंद्र के जो सेंटर है वो मान लो, या तो फिर ये आप मान लो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजना की स्थापना की जाएगी। अब ये तो स्थापना हो गई। अब विशेष बात ये आती है आपके कि भाई आपने ये आयोजन वगैरह कर दिए हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या आप इतना सक्षम हो कि आप 4 जगह शासन स्थापित कर सकते हो? तो इन्होंने फैसला या सिफारिश की थी कि 4 जो श्रेणियाँ थी। कौन सी श्रेणियाँ? राज्य, रियासत, ब्रिटिश भारत, केंद्र शासित प्रदेश, 4 श्रेणियाँ। इतने में आप कहाँ शासन कर पाओगे? तो इन्होंने कहा 4 श्रेणियाँ समाप्त की जाए। 4 श्रेणियाँ समाप्त कर
दो श्रेणियां बनाई जाए, दो श्रेणियां बनाई। और वो दो श्रेणियां कौन सी थी? तो वो थी, एक तो था आपके राज्य, दूसरा था आपके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा था आपके केंद्र शासित प्रदेश। एक तो हो गया आपके राज्य, दूसरा हो गया आपके केंद्र शासित प्रदेश। और इस तरह से जो वर्तमान जो आपको दिख रहा है, जो भारत दिख रहा है, जिसमें भाषाई आधार पर गठन होना, संप्रभुता सुरक्षा का ध्यान रखना, भाषाई सांस्कृतिक सांप्रदायिक एकता बनी रहना, और आर्थिक वित्तीय संसाधन हेतु प्रशासन अवरुद्ध न होना, ऐसी सिफारिश की थी फजल अली आयोग ने। और भाषाई आधार पर राज्य बन गया आपके आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बना? तो मद्रास के दो भाग हुए, एक मद्रास का एक भाग बना तमिलनाडु का, एक भाग बना आपके आंध्र प्रदेश का। उसके बाद जो ये जितनी भी अनुशंसाएं थी वो लागू कब हुई? तो ये लागू हुई आपके 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। विशेष तारीख 1 नवंबर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस दिन अपने राजस्थान का एकीकरण भी बनकर जो एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था। 7वां संविधान संशोधन होता है 1 नवंबर 1956 द्वारा। इन उपर्युक्त अनुशंसाओं को लागू किया। लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किसके तहत? तो आपके 7वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 के तहत। अब बारी आती है कि आपके जो है उस समय कितने राज्य थे, पहली बात तो ये। दूसरा है कि उस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी तो अपने जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो जम्मू एंड कश्मीर बना है और लद्दाख बना है। वो बना है आपके 2019 में, ठीक है। तो उस समय कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो उस समय आपके राज्य थे 14, केंद्र शासित प्रदेश थे 8, जो धीरे धीरे बाद में बढ़ते गए, जुड़ते गए, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बने, तो राज्यों का विखंडन हुआ। तो इस प्रकार से नए राज्यों का गठन या 1 के 2 राज्य हो गए। इन बातों का जो उल्लेख है वो किया गया है इस अनुशंसा के तहत, या जो 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के तहत, उसके बारे आती है। अभी आपको एक जानकारी देता हूँ कि जो भर्ती है, राजस्थान की जो भर्तियाँ है, केंद्र की भर्ती तो आती रहती है, लेकिन जो राजस्थान की जो भर्तियाँ हैं उनका भी एक फ्लो आएगा। क्या आएगा? राजस्थान की भर्तियों का एक फ्लो आएगा, और उस फ्लो के तहत लगभग जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे आप मास्टर पकड़ो, चाहे आप आरएस को पकड़ो, चाहे आप एलडीसी पकड़ो, चाहे आप जो है ऐसे ही है उसको पकड़ो, या आप अदर किसी भी भर्ती जो राजस्थान के कांस्टेबल वगैरह है, ग्राम सेवक है, पटवार है, इन सब भर्तियों का भी एक फ़्लो आएगा। और उस फ्लो को जो फ्लो आएगा तो वो आएगा 2024-25 में। आप मान के चलो, अगर आप 2024-25 के फ्लो में अगर सेट हो गए तो आपकी ज़िंदगी है आबाद, वरना 3 साल लटकते रहना। 2027-28 तक कोई भर्ती नहीं आएगी राजस्थान में, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी आपको तैयारी करनी है, आपको जम के तैयारी करना, और आपको सिलेक्शन ले जाना। 2024-25 आपके पास 1 साल है, दबा के तैयारी करो। जिसके बीएड वगैरह, बीएसटीसी वगैरह कंप्लीट है वो तो टिको मास्टर के पीछे, जिनके पास अदर डिग्री है वो डिप्लोमा है वो उनके पीछे टिको। बस आप रुको मत, और निरंतर जो भी आपके पास डिग्री है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप सिलेक्शन ले लो। बस ये 1 साल है आपके पास, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में 3 साल तक लल्लन टंडन गोपाल वाली बात है, लल्लू यादव बन जाओगे आप फिर, ना इधर के ना उधर के। बढ़ते समय बढ़ता समय है, इसके साथ जो ताने हैं, जो रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की गालियाँ, वो बढ़ती जाएगी, आप ये मान के चलो। अब जो राज्यों का पुनर्गठन है उस समय जो तत्कालीन समय था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ राज्य जो आप कहते हैं 14, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश जो थे आपके 6।
कितने थे? 6। अब राज्य कौन कौन से? 14। नंबर 1 आपनो राजस्थान पहली, लेकिन हम शुरुआत करेंगे ऊपर से। सबसे पहली बारी आती है कश्मीर की। कश्मीर, कश्मीर से ढलते आता है आपके पंजाब, पंजाब से ढलते अपना आपनो राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद पड़ोसी आपके एमपी, मध्य प्रदेश। उसका पड़ोसी यूपी, उत्तर प्रदेश। उसका पड़ोसी बिहार, बिहार का पड़ोसी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी असम, असम के ढलते ही उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से नीचे ढलते ही आपका आएगा बॉम्बे। कौन आएगा? बॉम्बे। बॉम्बे, ये कितने हो गए आपके? 10। फिर बॉम्बे के बाद 11वां आता है आपके मद्रास, ये हो गए 11 मद्रास। फिर आपके बचता है जो केरल है। केरल को तत्कालीन समय में आपके कहा जाता था जम्मू कश्मीर हो गया, बॉम्बे हो गया, बिहार हो गया आपके, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, मैसूर। क्या कहा जाता था? आपके कर्नाटक जो जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था आपके मैसूर। मैसूर के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद आपके जो मद्रास है वो हो गया, उड़ीसा उड़िया हो गया, और आपके बचा है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन अभी अभी हमने किया है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब बचता है चबदुआ। वो चबदुआ आपके बच रहा है। कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, एमपी, यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर उड़ीसा, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, फिर मैसूर, फिर आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो बचता है वो आपके बच रहा है कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है आपके केरला। ये हो गया आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ऊपर कश्मीर, कश्मीर से नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, फिर आपके पास में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के पास पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के नीचे उतर उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे बॉम्बे, बॉम्बे के नीचे मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरला। और ये हो गया आपके पैरों में 14। उसके बाद आते हैं आपके 6 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? 6 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले यही आ गया आपके, कौन आ गया? दिल्ली। दिल्ली के बाद बारी आती है आपके जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वो उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश था। जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य है जिसकी राजधानी शिमला है, वो उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद बारी आती है आपके मणिपुर की। किसकी बारी आती है? मणिपुर की। गुप्त मम्मी छतरी जाल वाला है ये, जिस जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 2 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है 7 सिस्टर में से, उन दोनों को ले लेते हैं हम। वो आता है आपके मणिपुर और त्रिपुरा। कौन कौन से? मणिपुर और त्रिपुरा। ये हो गए आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा आपके बचता है जो वो बच रहा है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? ये 2 आपके इससे संबंधित हो गए, किससे? समुद्र से। तो ये हो गए आपके अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद आता है आपके लाक्षाद्वीप, अमिनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। ये बने थे आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश। उस समय लक्षद्वीप नाम का कोई स्थल नहीं था। लाक्षाद्वीप, अमिनी द्वीप और मिनिकॉय, इन सबको मिला के लक्षद्वीप बना गया दिया था। उस समय तत्कालीन समय में जो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो यूनियन टेरिटरी थी, वो थी आपकी यूटी, जो वर्तमान में भी है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वर्तमान में राज्य है। अंडमान एवं निकोबार जो वर्तमान में आपके केंद्र शासित प्रदेश है, और लाक्षाद्वीप जो लक्षद्वीप बन गया है वो भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अब बारी आती है कि राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, तो राज्यों के जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप कब और कैसे आया? ठीक है, वर्तमान स्वरूप कब और कैसे आया? एक बहुत फेमस कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि आखिरी हंसी तो मैं ही हंसूंगा।
उस बात के पीछे कहानी अलग है, अलग है उसका, कहानी का आपने लेना देना नहीं है, लेकिन इस लाइन का आपने लेना देना है कि आखिरी हंसी तो मैं ही हंसूंगा। अभी जो रिश्तेदार है ना वो ताने मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, क्या कर लिया यार, क्या नहीं कर लिया यार, क्या कर लोगे। जो घर में, जो पड़ोस में, विशेषकर महिला वर्ग के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई पढ़ रही है, अगर महिला या लड़की अगर कोई पढ़ रही है, अगर वो तैयारी कर रही है तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं तू पढ़ाई नहीं मत कर, तू तेरे बस की पढ़ाई नहीं है, तू पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो महिला फ्लाइट उड़ा सकती है, जो महिला ट्रेन चला सकती है, जो महिला विदेश मंत्रालय का सर्जन कर सकती है, जो महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, जो राष्ट्रपति बन सकती है, जो प्रधानमंत्री बन सकती है, वो पढ़ लेकर कुछ भी बन सकती है। तो आप सेल्फ जो मोटिवेट रहे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके बढ़िया जम के पढ़ाई करें, ठीक है। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। उसके बाद आता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन में विशेष बात ये आती है कि सबसे पहले बात आती है आपके 1960 की। 1960 में हुआ बॉम्बे विभाजन। बॉम्बे विभाजन, और बॉम्बे विभाजन से 2 राज्य बने, एक तो बना आपके गुजरात और दूसरा बना आपके महाराष्ट्र। क्या बने? राज्य बने। ये अभी है ना, जो सीईटी का जो पेपर हुआ था, जो सीईटी का जो 4th पेपर हुआ था 28 जो सितंबर को, जो लास्ट जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ये था कि 1960 में विभाजित होकर नए राज्य बने थे। उसमें मैंने गलत किया था, हालांकि ये उसका उत्तर ये है क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। आप चाहे कितने 30 मार खाओ, ठीक है, आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, वहाँ पर गलती कर ही जाते हो, क्योंकि वहाँ पर चाहिए आपको, वो एग्जामिनर खेलता है आपके माइंड से। जैसे मेरा एक प्रश्न था कि बजाज सागर बांध किस नदी पर है? उसमें ऑप्शन थे माही, बाणगंगा, और चंबल और लूणी। मुझे तो अभी तक ऑप्शन भी याद है, ठीक है। उसमें ऑप्शन था कि बजाज सागर बांध किस नदी पर है, मैं उसमें उत्तर ठोक के आया था बाणगंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकला, याद आया कि यार बजाज सागर बांध का पूरा नाम ही माही बजाज सागर बांध है। क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध। फिर एक मुंह से एक ही शब्द निकला, ओले, अब कहीं करा। तो उस समय आपका जो माइंड गेम है ना, जो माइंड जो कैसा चल रहा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको बस रिलैक्स होकर पेपर देना है, क्योंकि इतना इजी प्रश्न था, शायद मेरे हिसाब से किसी ने गलत नहीं किया होगा। जो बिना पढ़े गए ना, उसने भी नहीं किया और मैंने गलत किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में मैंने सोचा नहीं था और बिना सोचे कर दिया तो उत्तर गलत हो गया। फिर तो हालांकि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, उस समय आपको एग्जाम हॉल के अंदर पता नहीं चलता है, जैसे ही बाहर आते हैं ना तब पता चलता है ओले ओका है वो। उसके बाद बारी आती है आपकी 1962 की। किसकी बारी आती है? 1962 की। ये आती है, आप इसमें बनाया जाता है आपके गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। कौन कौन से हैं आपके? गोवा है, दमन दीव और पुडुचेरी। इनको दर्जा दिया गया था आपके केंद्र शासित प्रदेश का, यूटी का। कब? 1962 में क्या बना? 1962 में गोवा, दमन एवं दीव और पुडुचेरी जो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए थे, उन्हें 1962 में दर्जा दिया गया किसका? केंद्र शासित प्रदेश का। उसके बाद बारी आती है आपके नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। 1963 नागालैंड असम से अलग होकर राज्य बना। असम से अलग राज्य, असम से अलग। और क्या बना? किस श्रेणी में गया? राज्य की श्रेणी में। कब? 1963 में नागालैंड असम से एक अलग राज्य बना। उसके बाद बारी आती है आपके 1964 में, कुछ विशेष प्रावधान हुआ नहीं था, 1965 में भी नहीं था। बारी आती है आपकी 1966 की। 1966 अभी जो कहते हैं ना कि मूछाड़ा टैग्स है, वो गाना सुना होगा कि मूछाड़ा टैग्स है, वो है आपके हरियाणा से। और हरियाणा में ये देखो 2-6 का मतलब क्या होता है? एक तो ये इस तरफ वाली मूछ होगी, एक इस तरफ वाली मूछ होगी, दोनों तरफ मूछ है, इसलिए क्या हो गया? हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। किससे अलग होकर बना है? तो पीबी से अलग होकर बना है। पीबी कौन है? उससे अलग होकर बना आपके राज्य, पीबी है ना, पंजाब। उसके बाद बारी आती है आपकी 1966 के बाद 67 में कुछ नहीं हुआ, 68 में कुछ नहीं हुआ, 70 में कुछ नहीं हुआ, 71 में बना। 71 में बना आपके हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश क्या बना, तो हिमाचल प्रदेश बना आपके राज्य, जो क्या था एक केंद्र शासित प्रदेश 1976 में, सॉरी 1971 में। कब बना, 1971 में। फिर 1971 में जब हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बन गया तो बारी आती है आपकी 1972 की। 1972 में आपके विशेष रूप से जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके, बनाए गए थे, एक तो बनाया गया था मणिपुर, दूसरा बनाया गया था आपके मेघालय, तीसरा बना था आपके मिजोरम, और इन सबको बना दिया गया था जो उप राज्य है वो बनाया गया था, नहीं सॉरी राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 1972 में। नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड को अब राज्य का दर्जा दिया गया है, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हैं, नागालैंड है आपके, आपके मणिपुर है, आपके मिजोरम है, सॉरी मिजोरम नहीं आपके त्रिपुरा है। कौन है, त्रिपुरा है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा, इनको क्या बनाया गया, राज्य को राज्य बनाया गया। अब आप ये सोच रहे होगा कि यहाँ पर भी नागालैंड लिखा है, राज्य बने हैं 1963 में, आप वापस 1900 जो है 72 उसमें नागालैंड बता रहे हो, तो यहाँ पर नागालैंड बनाया गया था असम का उपराज्य। क्या बनाया गया था, असम का उपराज्य, जो अब बना है स्वतंत्र राज्य। कब बना है, 1972 में। उसी के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 सिस्टर है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर इसको आप मैप बेस भी पढ़ोगे ना तो भी आपको कन्फ्यूजन होगा। हालांकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बाई मैप समझा देता। ये अपने पास अभी ये जो लोकल बोर्ड है हम उसी पे पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बोर्ड ही हमें डिजिटल बोर्ड तक लेके जाएगा। और डिजिटल बोर्ड तक जाने के लिए मैं आशा करता हूँ कि इस जो साधारण बोर्ड से है वो डिजिटल बोर्ड की जो जर्नी है वो आप तय करवाएंगे। आप कैसे तय करवाएंगे, आप इसको करेंगे शेयर, इसको आप शेयर करेंगे, इसको आप जो लाइक है वो करेंगे, उसमें आप कमेंट करेंगे। जैसे ही आप ये सब करेंगे ना तो अपना चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। जिस दिन अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना उसी दिन मैं नया डिजिटल बोर्ड ला के लगा दूंगा, ठीक है। तब तक हम इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है आपके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। किसकी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 1972 चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, इन्हें बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने राजस्थान भारत के राज्य। कब, 1972 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश। कब, 1972 में। उसके बाद बारी आती है आपके 1975 की, और इसको मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि ये बुढ़ा हो गया है, ठीक है। बुढ़ा कैसे हुआ, मैं ये एक नाम लिखूंगा और आपके माइंड के अंदर पूरी इमेज बन जाएगी। सिक्किम, 1975 सिक्किम। उसके बाद बारी आती है आपकी 1987 में अरुणाचल प्रदेश। AP लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल फूल वाला नहीं है, ये AP फॉर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपके मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम हो गया आपके। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश गोवा किधर गया, ये रहा गोवा। इन्हें बनाया गया आपके राज्य। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, जो गोवा है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है, जो मिजोरम है, जो मिजोरम जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, इन केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए गए हैं राज्य। अगर नहीं, आप केंद्र शासित प्रदेश के लायक नहीं हो, आपके लक्षण नहीं है ऐसे कि आप केंद्र शासित प्रदेश रहो, इसीलिए आपको बनाया जाता है राज्य। कब बनाया गया, 1987 में। किस किस को बनाया गया, आपके अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है, इनको बनाया गया आपके राज्य। फिर बारी आती है आपके सन 200 के साथ 10 और लगा दिया तो हो गया आपके 30 के, यानी 2000। अब बनाया गया आपके 3 नए राज्यों का गठन हुआ। किन किन राज्यों का गठन हुआ, एक तो आपके उत्तरांचल का, एक गठन हुआ आपके छत्तीसगढ़ का, और एक गठन हुआ आपके झारखंड का। किसका, उत्तरांचल। उसके अलावा आपका गठन हुआ छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं हम, छत्तीसगढ़। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसीलिए धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है, इसीलिए मैं इसको छत्तीसगढ़ में लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि चावल कितने रुपए किलो है, 36 रुपये किलो, 36 में छत्तीसगढ़, तो हो गया धान का चावल का कटोरा। उसके बाद आपके बना है झारखंड। अब बारी आती है कि ये किससे अलग होके बने हैं, तो उत्तरांचल बना आपके उत्तर प्रदेश से,
झारखंड जो छत्तीसगढ़ बना है वो आपके मध्य प्रदेश से, किससे, मध्य प्रदेश से। और जो झारखंड बना है वो आपके बना है बिहार से अलग होकर। इसमें पश्चिम बंगाल का कुछ भाग लिया गया है बिहार से अलग होकर। अब जो उत्तर प्रदेश, जो उत्तरांचल है, उत्तरांचल का वर्तमान नाम है आपके उत्तराखंड। शिमला, मनाली। उत्तराखंड की राजधानी आपके देहरादून है। आप शायद कहीं गए होंगे। कुछ 2 शहर होते हैं वो इसको लिखते हैं यूके, और इसको बना दिया गया है राज्य। अब यूके वाली कहानी सुनो। अब जो कई की जो गांव में जो होते हैं ना, जो जिसे बोला जाता है कि चवन्ना, ठीक है, अगर उनमें से कोई उत्तराखंड जाएगा ना तो वो लिखेगा यूके। क्या लिखेगा? यूके। यूके का कुछ लोग जो मतलब जो ना समझ होते हैं वो निकालते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कट गया? और यूके गया, ओ कट गया यूनाइटेड किंगडम। यूके को नाम लेते ही उनके माइंड में ये इमेज आ जाती है कि छोरा वो विदेश गया है घूमने के लिए। विदेश कहाँ गया? इंग्लैंड। जिन्होंने हम पर राज किया है उनकी धरती पे जाके घूम के आया है, वो यूके। लेकिन अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा मिल जाए ना, वो कहेगा यूके मतलब उत्तराखंड, तो वो कहेगा पोल मत खोल रहे, बात को जजम के नीचे ढको, वो बात हो जाती है। सन 2000 के बाद अब हम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक। कहाँ आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक। अब नज़दीक आ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। किसी को गाना याद आ रहा है कि गजबन पानी न चाले? तो गजबन से आपको एक बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। ये जो गजबन जो रचना है ना, वो आपके राजस्थानी एक महिला जो लेखिका हुई है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने रूसी ग्रंथ का जो हिंदी में अनुवाद, जो राजस्थानी अनुवाद किया, उसको कहा गया था गजबन, जिसके लिए उन्हें 1965 में रूस का सर्वोच्च पंडित नेहरू सम्मान दिया गया था। उसके बाद बारी आती है आपके 2014 की। 2014 में कुछ खास विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है। विशेष परिवर्तन ये हुआ कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग राज्य बना। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश। कब बना है? राज्य बना है। उसके बाद 2019 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेह एवं लद्दाख। लेह एवं लद्दाख, ठीक है। ये होते हैं आपके टोटल वर्तमान समय तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं अगर एक सीरीज के रूप में लिखूं तो आपके जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लिखता हूं मैं। वर्तमान 28 राज्य, वर्तमान 28 राज्य हैं। 28 राज्य। शुरुआत करते हैं अपने वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके नीचे उतरते आते हैं आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है आपके बिहार। बिहार के पास आता है आपके असम, सिक्किम। सिक्किम के बाद आता है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपके मणिपुर। नहीं, मणिपुर तो सबसे नीचे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के बाद आता है आपके, कितने हो गए? 2 3 4 5 10 11 12। फिर अपने जो 13वां राज्य आता है वो आता है त्रिपुरा, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया आपके। उसके बाद 7 सिस्टर्स में से बच गया है आपके, चलो आगे देखते हैं, कम पढ़ेंगे तब वो सोचेंगे। उसके बाद बारी आती है आपके पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ओडिशा के बाद आता है आपके गुजरात। गुजरात के पास नीचे आता है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आता है आपके गोवा।
गोवा के पास आता है आपके कर्नाटक, फिर आता है आपके केरल, फिर आता है आपके तमिलनाडु, ठीक है, फिर आता है आपके आंध्र प्रदेश, फिर आता है आपके तेलंगाना। कौन सा गाना? तेल का गाना, तेलंगाना। फिर उसके बाद आता है आपके झारखंड, उसके बाद आपके कौन से बच गए, याद आ रहा है आपके नाम? जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। उसके बाद सेवन सिस्टर्स में से कोई तो बचा ही नहीं है। उसके बाद आपके आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लिखा तो नहीं है मैंने, नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपके बच्चा है सिक्किम हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। असम के नीचे आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के बाद आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपके हो गया पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगर आपको दो नाम याद आ रहे हैं तो आप बता सकते हो कि आप जो कौन से नाम याद आ रहे हैं आपको, तो वो मुझे आ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बचता है आपके हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा बच गया आपके? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम। एक बच रहा है यार, कौन सा नाम बच रहा है? आप सोचो तब तक मैं 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखता हूँ। 8 यूटी। सबसे पहले अपना दिल्ली। दिल्ली के बाद दूसरा आपके चंडीगढ़, पड़ोसी। चंडीगढ़ से नीचे उतरोगे तो आपका आएगा दादर एंड नगर हवेली, D&N एवं D&D, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दादर एंड नगर हवेली और दमन हो और दीव को। उसके बाद आपके आता है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। फिर आता है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है आपके पुडुचेरी। फिर आता है आपके लद्दाख। फिर आता है आपके J&K। ये हो गया आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी राजधानी दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की राजधानी दमन, लक्षद्वीप की राजधानी कमरावती, अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका अभी लेटेस्ट नाम चेंज हुआ, वो हुआ श्री विजयपुरम। फिर पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी, एक तो जम्मू है और एक श्रीनगर है। इसके बाद आप बताओ कि कौन सा एक राज्य है जो पीछे छूट गया है, जिसका नाम हमने नहीं लिखा है? वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। सारे राज्यों के नाम लिख दिए। अब एक राज्य का नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन सा नहीं लिखा है। जो आपके चिकन नेक है वो आपके पश्चिम बंगाल में, वो मैंने लिख दिया है। जो मध्यवर्ती है आपके तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड तो सीमावर्ती नहीं है। ये समथिंग मुझे यही याद आ रहे हैं। अगर एक नाम आपको याद आ रहा है तो आप यहाँ ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद जो ये अपने राज्यों का पुनर्गठन हो गया, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण हो गया, राज्यों के वर्तमान स्वरूप तक पहुँच गए। उसके बाद एक जो बिंदु बच रहा है वो बच रहा है आपके जो राज्यों के जो नाम में परिवर्तन हुआ है, वो जो नाम परिवर्तन है वो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? नाम परिवर्तन को लिखेंगे। नाम परिवर्तन। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आप अपने पास आप मैप रखो। क्योंकि मैंने मेरे माइंड में मैप रखा था, मेरे माइंड से मैप स्किप हो गया। मेरे माइंड से जैसे मैप स्किप हुआ, एक राज्य का नाम मैं भूल गया। बाकी अंदर अंदर काउंटिंग चल रही थी कि मैप के हिसाब से मैं सारे जो भी है राज्यों के
नाम लिख रहा था। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैप बढ़ाओ, मैप के साथ साथ आप चलो। एक यूपीसी में एक प्रश्न था, ठीक है, यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपके जो है वो है तमिलनाडु। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि यदि आप हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हो तो आप कितने राज्यों को या कितने राज्यों को आप पार करके जाओगे, कितने राज्यों को आप पार करके जाओगे। अगर आपके माइंड के अंदर मैप नहीं आ रहा है ना तो मजाक करो भले, कि ध्यान कौन पड़े। पश्चिम बंगाल, अगर इसको हम मैप से करते हैं तो फिर मैप से ही होगा पश्चिम बंगाल के नीचे आपके ओडिशा के नीचे आपके आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आपके सीधा का सीधा तमिलनाडु। तो बीच में 2 राज्य आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन, पुनर्गठन हो गया, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। ये कंप्लीट करते हैं आज हम अपना सेशन, यही कंप्लीट करेंगे। राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कैसे है? तो सबसे पहले आया आपके 1950। आप कहोगे सर 1950 क्या है? 1950 ये है, यहाँ पर नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। और ये बना आपके उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये जो उत्तर का प्रदेश है ना, इसलिए ये आपके बना उत्तर प्रदेश। फिर बारी आती है आपके 1969 की। कब? 1969। मद्रास का नाम बदल के हुआ तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। अब आपके तमिलनाडु हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है आपके 2-3 क्षेत्रों के नाम परिवर्तन की। किस किस के नाम परिवर्तन होगा? तो आपके जो 2-3 जो क्षेत्र हैं, वो 2-3 क्षेत्र ये हैं। पहला तो क्षेत्र है आपके जो मैसूर है वो, दूसरा हो गया आपके लकीदीप, अमिनी द्वीप और वो वाला क्षेत्र। ये दो क्षेत्र थे, इनका हुआ था नाम केंद्र जो परिवर्तन। वो कब हुआ था? वो हुआ था आपके 1973 में। 1973 नंबर से जो पहला परिवर्तन हुआ था वो हुआ था मैसूर में। जो नाम आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि मैसूर आ रहा है बार बार, कभी नाम मद्रास आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होना। मद्रास भी यही है, तमिलनाडु भी यही है, और जो तमिलनाडु की राजधानी वो भी मद्रास कहलाएगी, वो चेन्नई, वो भी यही है। डोंट कंफ्यूज। मद्रास कहो चाहे तमिलनाडु कहो चाहे चेन्नई कहो, चाहे कान अड्डों पकड़ो चाहे अड्डों पकड़ो, कान अपना ही पकड़ना है, ठीक है। वैसे ही मद्रास कहो, तमिलनाडु कहो, चेन्नई कहो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मैसूर। जो पुर्तगाली आए थे वो जो मैसूर से जो इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था मैसूर के निचले वाले क्षेत्र से, केरल से, लेकिन उसका जो थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र वो जाना जाता है आपके मैसूर से। मैसूर में जो वहाँ पर जो उद्योग केंद्र है वो तत्कालीन समय मैसूर नाम से जाने जाते थे, जिनका वर्तमान नाम है कर्नाटक। उसके बाद दूसरा नाम आया आपके सामने आया था ना, अकादीव, अमिनी द्वीप, मिन्नी खाएगी मिन्नी कोय। तो इनका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया? लक्षद्वीप। क्या किया गया? लक्षद्वीप। फिर बारी आती है आपकी ये वर्तमान, ये जो है ना ये वर्तमान नाम है, ठीक है। वर्तमान नाम से तो आप अच्छी तरह से भली बातें परिचित हो। फिर 1973 के बाद बारी आती है आपकी 1992 की। कब की? 1992 की। यहाँ पर नाम था आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और वो नाम हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या बना? राष्ट्रीय एनसीआर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मतलब एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। अब आप ये बताओ कि इसमें राजस्थान के कौन से क्षेत्र शामिल हैं? जो ये जो है ना एनसीआर, उस एनसीआर में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है आपके 2006 की। कब की? 2006 की। अब बारी आ गई 2006 की। 2006 में 2 नाम परिवर्तन हुए। कौन कौन से? तो एक तो आपके उत्तरांचल का, किसका नाम परिवर्तन हुआ? तो वो परिवर्तन हुआ आपके, एक नाम तो परिवर्तन हुआ उत्तरांचल में। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आपके, उसका नाम था तत्कालीन पुंडीचेरी। उसमें
उत्तरांचल का बना आपके उत्तराखंड। जैसे ही मैंने उत्तराखंड का नाम लिया ना, आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी। कारण ये कि आप यहाँ पर जा चुके हो। जो जा चुका है ना उसके चेहरे पे अविष्कार मुस्कान आएगी कि ये वो जगह आई है जहाँ कभी मैं गया था। उसके बाद बारी आती है पुंडीचेरी। पुंडीचेरी का नाम बदल कर आ गया आपके पुडुचेरी। क्या नाम हुआ? पुडुचेरी। फिर बारी आती है आपके जो लास्ट एंड फाइनल है वो आता है 2011 का समय। 2011 इसने बहुत दुख दिया था। कैसे? तो उड़ीसा का नाम ओडिशा हुआ था। उड़ीसा का नाम ओडिशा और भाषा का नाम हुआ ओडिया। अब ये बताओ ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? संविधान संशोधन, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। इसी के साथ अपना जो राज्य में जो एकीकरण का जो चरण है वो होता है पूरा। और कल जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार। कौन सा टॉपिक रहेगा? अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया है या जो भी आपको समझने में दिक्कत हुई है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। विद गारंटी मैं कह रहा हूँ कि ये सुरेंद्र सियोल आपको डिट्टो हूबहू इसी प्रकार न समझाकर एक नए तरीके से समझाएगा। बस आपको ये लिख के भेजना है कि सर हमें ये समझ नहीं आया है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको कल इसी समय वापस। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम।